हेलो बच्चों, जैसा कि शाम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम बहुत सारा स्टडी अच्छे से कर रहे हैं और ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। लेकिन उससे पहले भी मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग बहुत बार जो पूछ रहे हैं मुझे कि भाई आंसर पेपर कैसे लिखना, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आंसर पेपर कैसे लिखते हैं। बच्चों, आंसर पेपर लिखने का बहुत आसान तरीका है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आंसर पेपर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पे सेंटर कोड लिखा जाता है और अपने ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं आप इंग्लिश का, आपको सब पता है। यहाँ पर आप लिखते हैं आपका सीट नंबर और या सीट नंबर इन वर्ड्स लिखते हैं। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट तो लिखना है, डेट करेक्ट लिखो बच्चों, डेट के इसमें प्रॉब्लम होने मत दो, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करना बच्चों, जैसा आपका ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज को छोड़कर इसके बाद आएंगे यहाँ पे सेकंड पेज पे। अब इस पेज के ऊपर आपने सबसे पहले सेक्शन लिखना बच्चों, सेक्शन लिखना नहीं भूलना आपने। ये सेक्शन आप कैसे भी लिखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखा है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमको पता है कि हमारा एमसीक्यू का आता है। एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू में हमारे पास देखो बच्चे, हम यहाँ पे फर्स्ट, जैसा मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये पहला आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना और डी बिट डायरेक्ट, जैसे जो भी बिट में इसका आंसर है वो लिखना आपने। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मान लो इसका आंसर आपका सी बिट में आ रहा है, तो सी लिख के इस तरह से आंसर लिखना। ये इस तरह से आपका मेरे ख्याल से एक पेज के ऊपर 10 सवाल आपके आराम से क्वेश्चंस आ जाएंगे। और एमसीक्यू बिल्कुल क्लियर लिखना। हो सकता है कि एक आध एमसीक्यू आपको ना आए, तो आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, वो एमसीक्यू की उतनी जगह छोड़ देना। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू पे आना। कभी भी एक एमसीक्यू को 2-3 पेज पे अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ रहा ना आपको? ये बात का खास ख्याल करना। तो एक बार देख लो एमसीक्यू सुकून से कैसे लिखे हमने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलो, इसके बाद अब आते हैं बच्चों सेकंड पेज पर। सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन होता है बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर का। आपको पता है वेरी शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरे के पूरा पेपर सॉल्व करके नहीं बताया, आपको सिर्फ फॉर्मेट के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कितने सिंपल इंग्लिश के अंदर, अच्छी राइटिंग के अंदर यहाँ पर ये आंसर्स लिखे हुए हैं। अब मान लो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और बच्चों इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इस तरह से सुकून से बिना कट छट किए आराम से इसका आंसर लिखना। और यूनिट लिखना नहीं भूलना बच्चों, क्योंकि यूनिट को हाफ मार्क होता है। और साथ में आपने याद रखना कि वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन एक वर्ड में भी आ सकता है, एक सेंटेंस में भी आ सकता है। ये नहीं सोचना है कि छोटा आंसर हो रहा बड़ा। आप अगर टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं तो समझना कि आपका ये आंसर हो गया। अब मान लो ये वेरी शॉर्ट आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको पता है कि सेक्शन बी में आता है। सेक्शन बी मैंने यहाँ मेंशन किया, देखो सेक्शन बी, बस वही सेक्शन सी बी के हिसाब से आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डाटा लिखना, उसके बाद फार्मूला फ्रेम करना, उनके वैल्यूज़ रखकर 1 बाय 1 स्टेप में उसका आंसर निकालना। अब यहाँ देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को हमने पूरा यहाँ लिख दिया और पूरा एक पेज पे एक ही क्वेश्चन क्या है, इस हिसाब से आपने अपना पेज सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बॉक्स में लिखा है और यहाँ आंसर्स लिखे हैं। आंसर में आपको बार बार ये बताने का मेरा मकसद है, पेपर में हैंडराइटिंग ख़राब नहीं होना। हालांकि बहुत अच्छी भी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अच्छे लिखने की कोशिश करो। और अगर टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इसके बाद बच्चों ये पूरा आंसर देखिए, मैंने एक पेज पर ही लिखा। ये एक पेज पर लिखने के बाद अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर डायग्राम एक बार देख लो बच्चे कैसे बना हुआ है। ये डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम को गौर से देखो, पूरा डायग्राम बनाकर, किसका डायग्राम है हमको पता है बच्चों, ये फोटो डायोड के अंदर, इसके अंदर फोटो डायोड का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है और इसके बाद इस क्वेश्चन पे डायग्राम देकर इसकी लेबलिंग आप देखो गौर से, अच्छे से डायग्राम बनाओ बच्चों। डायग्राम में आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। डायग्राम अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन। मैंने खासतौर से क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी। देखो बच्चों, सेक्शन सी में, सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब बड़े सेक्शन सी बच्चों, इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का हमने सबसे पहले सुकून से डेटा लिखा, देख लो इसको। डेटा लिखने के बाद फिर हमने फार्मूला फ्रेम किया और उसके बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों लॉग टेबल का जो पार्ट मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लॉग टेबल किधर भी लिखते रहते हैं। यानी कि लॉग का पार्ट जो है आपने बहुत ही अच्छे से कहाँ लिखेंगे, पेज के राइट पे आपने लॉक करना है। ये लॉक लिखने के बाद एक लाइन ऐसा डैश दे देना ताकि हमको पता चले कि लॉक का पार्ट हमने अलग से किया और बाकी का पार्ट हम इधर कर रहे हैं।
तो ये आपने ख़ास तौर से ध्यान रखना, अच्छे से इसको लिखना, पूरा आंसर कंप्लीट लाना। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेज पे आपको प्रॉब्लम आ जाए। आपने बाजू के पेज पर इसका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना, इस तरह से पूरा आंसर लिखना, यूनिट भी लिखना, तमाम चीज़ें इसको सॉल्व करना। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं बच्चों। सेक्शन डी भी आप वैसे हल करेंगे, सेक्शन डी का भी सॉल्व वैसे ही करेंगे। अब आता है बच्चों लास्ट पेज पे कि हम रफ वर्क क्या करना। तो बच्चों ये लास्ट पेज देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने रफ वर्क बोल के मेंशन किया और ये पूरा रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। ये रफ वर्क आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप बिना इसको देखे तो लिख नहीं सकते। तो एक बार आपने सुकून से इसको वीडियो को फिर से देखना और कल का जो पेपर, जो भी पेपर आपका फिजिक्स का है, उसमें आप ऐसे ही लिखना। आप बिल्कुल भी कतई परेशान नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको अपने आप पर पूरा भरोसा है। हमने बहुत ही अच्छे से पेपर को हल किया। पेपर हमने बहुत सारी स्टडी भी की, बहुत सारे टॉपिक्स भी देखे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, स्मार्ट स्टडी करना। मेरा जो वीडियो मैंने आपको भेजा था, मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, आपने पूरी स्टडी भी किए होंगे और मेरे जो दिए हुए वीडियो के जो पॉइंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पेपर देंगे और अप टू द मार्क पेपर लिखेंगे और 100% मार्क्स लेंगे इंशाअल्लाह। चलो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। पेपर के बाद हमारी बात होगी, उसके बाद हम बात करेंगे। बच्चों आप टेंशन ख़त्म ही नहीं लेना, हमारी मेहनत हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है, बिल्कुल हम अच्छे से नंबर लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सुकून से पेपर लिखिए, पूरा पेपर लिखिए, अच्छे से पेपर लिखिए। MCQ का वैसे ही करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो उतनी जगह छोड़ दो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, समझ में आ रहा। और अगर आपने जैसा चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं, मुझे कहना ज़रूरी है कि चॉइस के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस पहले आप दिमाग में लाओ कि भाई ये क्वेश्चन का पूरा आंसर मैं लिख सकता हूँ क्या। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते, थोड़ा सा सवाल जवाब लिखते, आंसर लिखते और बाद में कन्फ्यूज़ होकर फिर बाद में छोड़ देते। वैसा मत करो, आप पहले दिमाग में लाओ कि भाई हाँ, सोचो कि भाई ये आंसर को मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, फिर उसको शुरू करो। और ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से लिखना। और आखिरी के 20 मिनट तो कम से कम ऐसे रखो कि भाई आप लोग बाद में पेपर अपना चेक कर सके। क्योंकि बाज़ बार कभी होता है कि भाई हमको MCQ छोड़ देते हैं, MCQ छोड़कर हम आगे के पेपर में चले जाते हैं और पेपर ख़त्म भी हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने 1-2 MCQ नहीं किए थे, एक आध क्वेश्चन हमने छोड़ा था जो बाद में करेंगे बोल रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, पूरा पेपर अच्छा करना बच्चों, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पेपर लिखेंगे, फिगर भी अच्छे बनाना, लिखना भी अच्छा। समझ में आ रहा बच्चों? चलो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप लेंगे। अल्लाह हाफिज़।